हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 4। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात करी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की और कुछ रिक्वायरमेंट्स हमने जानी थी गुड कंट्रोल सिस्टम की। ये तो बात रही इससे पहले वाले पार्ट की। उम्मीद करता हूं वो पार्ट आपने देखा होगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा या फिर कोई भी टॉपिक कोई वीडियो आपकी मिस हो गई है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस मैनेजमेंट की, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस जानने वाले हैं। तो जल्दी से आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो जैसे हर एक चीज के प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, उसी तरह से कंट्रोलिंग प्रोसेस के भी कुछ स्टेप्स हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, वो है सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। जब हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस शुरू होता है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है स्टैंडर्ड्स को सेट करना। अब ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर समय बाद कहां पर देखना चाहते हैं या फिर कहां तक लेके जाना चाहते हैं या फिर किस स्टेज तक लेके जाना चाहते हैं, वो उसके स्टैंडर्ड्स हैं। थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंट द स्टेज where the organization wishes to reach, and only through these standards management can measure the actual or current performance with those standards and find out where they stand and how much effort they need to put in more। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम बाद में कंपेयर करेंगे। जहां हमने जो चीजें हमने सोची थी कि ये सब चीजें हम करेंगे, और जो हमारी एक्चुअल या फिर करंट परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करेंगे। जैसा हमने सोचा था और जो हम कर रहे हैं, क्या वो जैसा हमने सोचा था वैसे हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो वो वहां से हमें पता चलेगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर वहां पे बिल्कुल ठीक सब कुछ चल रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं चल रहा होगा तो हमें वहां से पता चलेगा कि हमारी ये कमियां थी, हमें इसको ठीक करना है। ठीक है, वहां पर हम एफर्ट्स लगाएंगे उस चीज को सही करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिए। नंबर 2 स्टेप हमारा आता है इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। अब जब हमने स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया, हमने काम करना शुरू कर दिया, अब हम उस पूरी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे कि हमने इतने समय में इतनी प्रोडक्शन करी, इतना हमें इससे प्रॉफिट हुआ, इतना समय इस सब चीजों में लगा, इतना हमारा आउटपुट निकला, इतना हमारा इनपुट निकला। सब चीजें हम उसको इवेल्युएट करते हैं। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। आफ्टर सेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, नेक्स्ट स्टेप इज टू मेजर द करंट परफॉर्मेंस। हम जो हमारी करंट परफॉर्मेंस है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको मेजर करते हैं। मेजरिंग इज डन बाय अ साउंड एंड रिलायबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको जो मेजरिंग जो करता है, ये एक रिलायबल और एक साउंड मैनेजमेंट हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब उसके लिए अलग से लोग होते हैं, अलग से पूरे उसका चीजें रहती हैं, प्रोसेस रहता है, तो वो उसको पूरा मेजर करते हैं, उस पूरी करंट परफॉर्मेंस को। दिस इज डन बाय वेरियस मेथड्स लाइक सैंपल चेकिंग और टेस्टिंग। कुछ मेथड्स इसको मेजर करने के होते हैं, जैसे कि सैंपल हो गया या फिर सैंपल चेकिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई। ये कुछ मेथड्स हैं उस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, और बाय ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा। और कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आ सकता है उस पूरी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने, ठीक है, देखने की काम किस तरीके से हो रहा है, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, कितने समय में काम कर रहे हैं, तो वो उसको ऑब्जर्व भी कर सकता है फिजिकली वहां प्रेजेंट होकर। सच परफॉर्मेंस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव टर्म्स इन ऑर्डर टू मेक इट मोर करेक्ट। तो जो पूरी परफॉर्मेंस है, जो करंट परफॉर्मेंस है, जो काम वहां पर चल रहा है, उसको वो एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल या फिर क्वांटिटेटिव टर्म्स में, जिससे कि उसको इजीली समझा जा सके। जब हम किसी को नंबर्स में लिख देते हैं या फिर न्यूमेरिकली हम लिख देते हैं किसी भी चीज को, जो भी काम हो रहा है, तो उसको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, नंबर्स में लिखना इन द सेंस कि इतने घंटे में इतना वहां पर आउटपुट निकला है और इतना सोचा हुआ था। ठीक है, तो वहां से हम इजीली कंपेयर उसको कर पाएंगे। तो उसको इस तरह से वो एक्सप्रेस करता है कि वो इजीली कंपेयर कर सके हम और उसको समझ सके। ठीक है, तो हमने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट भी कर लिया, हमने स्टैंडर्ड सेट कर ली, हमने परफॉर्मेंस इवेल्युएट भी कर ली। अब थर्ड स्टेप हमारा आता है कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स। अब जो हमने स्टैंडर्ड्स सोचे थे, जो हमने सब कुछ सोचा था कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतने समय बाद इस जगह पर देखते हैं, और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, क्या वो दोनों कंपेयर करने के बाद मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। ठीक है, सोचा था हमने कि एक दिन में मैं इतना सारा काम कर दूंगा, लेकिन जब मैंने अपनी पूरी परफॉर्मेंस देखी उस पूरे एक दिन की, तो मैंने उसमें देखा कि यार उतना काम जितना मैंने सोचा था मैं उतना नहीं कर पाया। ठीक है, या फिर उतने टास्क में कंप्लीट नहीं कर पाया। तो उसमें हम क्या करेंगे, वो अगला स्टेप आएगा। पहले इसको समझते हैं और थोड़ा अच्छे से, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड वाले स्टेप को। After measuring the standards, the step which follows is comparing the measurement result with the standard which have been set in the first step। तो पहले स्टेप में जो हमने स्टैंडर्ड सब कुछ सोचे थे, उसको हमने कंपेयर करा जो हमने परफॉर्मेंस, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस रही उससे। ठीक है, ओनली आफ्टर सच कंपैरिजन मैनेजमेंट कैन कम टू नो अबाउट द करंट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपैरिजन करने के बाद ही उस पूरे मैनेजमेंट को पता चलेगी उसकी करंट पोजीशन क्या है उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि प्रिपेयरिंग ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, अब जो हमने कंपेयर कर लिया, हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिए थे, हमने अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लिया था, हमने कंपेयर भी कर लिया, तो उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी जाती है कि यहाँ पे ये कुछ कमी रही है। ठीक है, जब हमने कंपेयर किया तो हमने इतना कुछ सोचा था और उतना हो पाया। ठीक है, जितना सोचा था उतना नहीं हो पाया, फिर जितना सोचा था उससे ज्यादा हमने कर लिया, तो वो सब चीजें हम रिपोर्ट में अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं।
After making the comparisons, the next thing which is required is the control reports which are presented before the managers so that they can proceed further. तो वहां पर कुछ रिपोर्ट्स शो करी जाती हैं जिससे कि उस काम को आगे बढ़ाया जाए और अगर वहां पर कुछ कमियां हैं कंपैरिजन करने के बाद जो हमें पता चली उसको ठीक किया जाए. Report should have a very clear cut view so that managers can come to know about the problem immediately without wasting any time. तो जो रिपोर्ट्स बनाने का मेन मकसद है वो ये है कि उस रिपोर्ट को देख के जो मैनेजर्स है वो समझ जाएंगे कि कहां पर कमी आ रही है. हमने सोचा था कुछ और था, हमने सोचे थे 10 टास्क हम कर लेंगे लेकिन हम 5 या 6 ही कर पाए. तो वहां पर उन्हें पता चलेगा उस रिपोर्ट से कि कमी कहां पर आ रही है और वो इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारे 4 स्टेप्स हो गए. आगे बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ जो कि एनालाइजिंग डेविएशंस. डेविएशंस का मतलब होता है कमी या फिर कोई भी रुकावट जो उस काम में आ रही है. ठीक है, तो उसको एनालाइज करना. ओनली द मेजर डेविएशन शुड बी ब्रॉट इनटू नोटिस ऑफ मैनेजर्स. तो वो जो मेजर डेविएशंस है उसको नोटिस कौन करता है? जो मैनेजर्स होते हैं. मेजर डेविएशन को हम कह सकते हैं कोई बड़ी बाधा उसमें आ रही हो. तो छोटी मोटी तो हर समय आती रहती है, मतलब वो रूटीन में. ठीक है, छोटी मोटी कुछ ना कुछ रुकावट आती है, लेकिन जो मेजर डेविएशंस होती हैं उनको ध्यान में रखते हैं मैनेजर. This analyzing the deviation helps the managers to find out the cause of these deviation. तो जब वो उसको एनालाइज करते हैं तो मैनेजर्स को पता चलता है कि एक्चुअल में वो जो डेविएशन है फिर जो प्रॉब्लम है वो कहां से शुरू हुई है. ओनली आफ्टर नोइंग द कॉज ऑफ मैनेजमेंट, उससे मैनेजमेंट को पता चलता है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू हुई है वो शुरू कहां से हुई है. ठीक है, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उस पर काम करते हैं. ओनली आफ्टर नोइंग द कॉज मैनेजमेंट कैन टेक नेसेसरी एक्शन. और जब उनको पता चलता है, जब उनको पता चलेगा तभी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे पाएंगे. तो उनको जब प्रॉब्लम एनालाइज करने के बाद पता चलती है, जो एनालाइज करते हैं वो डेविएशन को, जब उनको वहां से उसका सॉल्यूशन पता चलता है तो उसके बाद वो उस काम में लग जाते हैं, उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं. राइट, तो एनालाइजिंग डेविएशन हमारा एक और स्टेप हो गया. नंबर 6 और एक लास्ट स्टेप आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, टेकिंग नेसेसरी एक्शन. अभी उन डेविएशंस की तरफ या फिर उन प्रॉब्लम्स की तरफ एक्शन लेते हैं. अभी तक इन्होंने एनालाइज करा उन डेविएशंस को. ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप में उसको सॉल्व करते हैं. लास्ट स्टेप आफ्टर एनालाइजिंग इज टू टेक करेक्टिव एक्शन. ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप में उसको करेक्ट करने के लिए एक्शन लेंगे. While taking corrective actions, managers should keep in mind that such deviations will not again make place. ठीक है, तो उनको सही करते समय ये वही उनके दिमाग में ये चीज रहेगी कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो डेविएशन आ रही है हमारे काम में, ये दोबारा से कभी और ना आए. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स एंड नेचर ऑफ डेविएशंस, करेक्टिव एक्शंस आर टेकन. ठीक है, डिपेंड करता है कि वो जो प्रॉब्लम है, वो जो डेविएशन है वो क्या है. ठीक है, किस तरह की है, उसके अकॉर्डिंग ही वो करेक्टिव एक्शन लेंगे, उसको सही करने के लिए वो एक्शन लेंगे. If necessary, then managers can also take feedback from the employees. अगर जरूरत पड़ेगी तो वो अपने एम्प्लॉय से भी फीडबैक लेंगे कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, क्या तुम्हें वर्किंग कंडीशन सही नहीं मिल रही, क्या तुम्हें वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही जिससे कि तुम अच्छे से काम कर सको. तो वो उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं. राइट, तो करेक्टिव एक्शन लेने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो उसको करेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उनको दिमाग में ये लेके चलना पड़ता है कि वो प्रॉब्लम फिर से ना आए. ठीक है, उस कंट्रोलिंग प्रोसेस में. तो ये कुछ स्टेप्स रहते हैं हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस के. नंबर 1 सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड, नंबर 2 इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, नंबर 3 कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड्स, नंबर 4 प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, नंबर 5 हमारा एनालाइजिंग डेविएशंस, एंड लास्ट नंबर 6 हमारा स्टेप आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो कि है टेकिंग नेसेसरी एक्शन. उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व वो इसमें कर देते हैं. ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रोसेस कंट्रोलिंग का. सेकंड टॉपिक हमारा इस वीडियो का है इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसी चीजें जिसको हमें ध्यान में रखना है और उससे हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, तो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कैसे हम बना सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें उस पूरे सिस्टम में होनी चाहिए जिससे कि वो कंट्रोल सिस्टम एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा. नंबर 1 है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, कुछ भी हालात वहां पर हो जाए, लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. थोड़ा इसको पढ़ते हैं. कंट्रोल सिस्टम शुड कीप ऑन अपडेटिंग इटसेल्फ विद एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो बाहर की दुनिया में, उस बिजनेस के बाहर की जितनी भी दुनिया है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो भी उसमें सिचुएशन चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो पूरा कंट्रोल सिस्टम उनका रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसमें वो सारी अपडेटिंग करें. ठीक है, जिससे कि अगर कभी भी फ्यूचर में कुछ भी हालात ऐसे आते हैं तो वो उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको वो पूरा सिस्टम रोकना ना पड़े, बल्कि उनको वहीं से वो अडेप्ट कर ले उन सब चीजों को. ठीक है, सडन चेंजेस इन द सिस्टम माइट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे जो चेंजेस है, जो अचानक से कुछ भी रैंडमली हो गया बाहर की दुनिया में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ सकता है. ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है. Therefore, management should make alternative plans beforehand to handle the situation. Control system should be such that it is able to adopt new changes. तो या तो वो ऐसा करे कि पहले से 3 4 5 प्लान्स वो बना के चले. ठीक है, जिससे कि अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा चेंज हुआ, कुछ भी सिचुएशन में चेंजेस आए, तो वो वहां पर अपने प्लान्स को थोड़ा सा चेंज करके उससे बाहर निकल जाए जो भी प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो ऐसा वो कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कि वो अपने आप को उस सिचुएशन में अडेप्ट कर ले. ठीक है, उसमें कोई भी चेंज उन्हें नेगेटिव देखने को ना मिले और वो इजीली उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए. तो नंबर 1 हमारा पॉइंट हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए. नंबर 2 हमारा मोटिवेटिंग.
तो कंट्रोल सिस्टम का मोटिवेटिंग होना जरूरी है। अब वो मोटिवेटिंग कैसे हो सकता है, जितने भी लोग उस जगह पर काम कर रहे हैं उनके इमोशंस को वो सिक्योर करे, ठीक है, जो काम वहां पर हो रहा है उस पर वो ध्यान दे, जो मिस्टेक्स वहां पर हो रही है उस पर वो ध्यान दे, ठीक है, तब वो एक सिस्टम मोटिवेटिंग कंट्रोल सिस्टम कहला सकता है, ठीक है। तो मोटिवेटिंग उस कंट्रोल सिस्टम का होना जरूरी है, तब वो एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम बन सकता है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। कंट्रोल सिस्टम शुड बी सच दैट इट सिक्योर इमोशंस ऑफ पीपल एट वर्क। जो लोग उस जगह पर काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके इमोशंस को वो सिक्योर करे, ठीक है, उनके इमोशंस किसी भी तरह से हर्ट ना करे। कंट्रोल सिस्टम शुड कंसंट्रेट ऑन द वर्क एंड नॉट ऑन पीपल एट वर्क। तो जो काम उस जगह पर हो रहा है उस काम पर वो कंट्रोल सिस्टम फोकस करे, ना कि उन लोगों पर जो वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इट शुड कंसंट्रेट ऑन अवॉइडिंग मिस्टेक्स रेदर कंसंट्रेटिंग ऑन दोज हु कमिटेड मिस्टेक्स, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम इस चीज पर ध्यान दे कि जो गलतियां वहां पर हो रही हैं उनको कैसे अवॉइड करे, ना कि वो इस चीज पर ध्यान दे कि कौन लोग गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, तब वो मोटिवेटिंग हो सकता है। सच टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम मोटिवेट्स पीपल एट वर्क। तो इस तरह का कंट्रोल सिस्टम अगर होगा तो वो लोगों को मोटिवेट करेगा जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है अपने कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड यानी कि एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम वो होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में उसकी हेल्प करे, राइट। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। कंट्रोल सिस्टम शुड बी सच दैट इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन प्रूविंग एज हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी रुकावट न लाए, बल्कि वो ऐसा हेल्प कर दे उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कि जो भी उनके गोल्स हैं वो अचीव इजीली हो जाए, ठीक है। हिंड्रेंस का मतलब होता है कि किसी भी तरह की रुकावट वहां पर क्रिएट ना करे, बस उनके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प कर दे। मैनेजर शुड कीप इन माइंड while framing the control system that it fit into the goals of the organization। तो मैनेजर्स को भी चीज ध्यान में रखनी है कि वो जो फ्रेम कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम कुछ ऐसा हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो इजीली अचीव हो जाए, उसमें भी वो फिट हो जाए पूरा सिस्टम, राइट। नंबर फोर्थ जो हमें चीज ध्यान में रखनी है अपने कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो है इजी। कंट्रोल सिस्टम शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। जो कंट्रोल सिस्टम हमारा पूरा रहेगा वो सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय उसको समझ सके, हर एक मैनेजर उसको समझ सके, सो दैट इट कैन बी ऑपरेटेड इन इफेक्टिव मैनर, और उसको इफेक्टिवली जो लोग वहां पर मैनेज करेंगे वो मैनेज कर पाए, ठीक है। इट शुड बी सिंपल इनफ सो दैट इट्स एक्चुअल मीनिंग कुड बी कम्युनिकेटेड। तो वो इतना सिंपल होना चाहिए कि जो भी वहां पर चीजें निकल के आ रही हैं, हम उस पूरे जो हमने भी प्रोसेस जाना उसमें हमने रिपोर्ट्स बनाई, हमने उसको कंपेयर किया, हमने स्टैंडर्ड सेट किए, तो वो पूरा कंट्रोल सिस्टम इतना सिंपल होना चाहिए कि उसके बारे में कोई भी पर्सन उस बिजनेस के अंदर बात कर सके इजीली। रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने की बात हो, चाहे उन जो पूरी परफॉर्मेंस उसको एनालाइज करने की बात हो, ठीक है, कंपेयर करने की बात हो, वो इजीली कर सके। इतना इजी वो कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए और इतना अंडरस्टैंडेबल वो कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होगा वो फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए, ऐसी मन कही बातों पर वो बेस्ड ना हो, ठीक है। हमने कुछ भी ऐसे गेस कर लिया, ऐसे हमने कुछ अंदाजे लगा लिए, इस पर वो पूरा कंट्रोल सिस्टम काम नहीं करना चाहिए। वो उसके कुछ फैक्ट्स होने चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें, ठीक है। कुछ एक्यूरेट फैक्ट्स हमें चाहिए उस कंट्रोल सिस्टम को बिल्कुल एक्यूरेट बनाने के लिए। कंट्रोल सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स सो दैट द सिस्टम इज एक्सेप्टेबल एंड वर्केबल। तो जब वो फैक्ट्स पर बेस्ड होगा तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा और तभी उस पर काम किया जाएगा। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी गेसेस। किसी भी तरीके अंदाजे से वो काम ना करे, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है परफॉर्मेंस ऐसी चली गई होगी, हो सकता है हमने इस पूरे दिन में इतने टास्क किए हो, तो वो ऐसे अंदाजे नहीं, कितना टास्क किया है, कितना इनपुट मिला है, कितना आउटपुट दिया है, वो सब चीजें बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट्स में आपको पता होनी चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि शायद इतना किया होगा, शायद इतना इतने समय में किया होगा, तो वो चीज काम नहीं करेगी, ठीक है। आगे है सजेस्टिव। जो कंट्रोल सिस्टम है वो सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव यानी कि अगर किसी भी प्रॉब्लम में वो ऑर्गेनाइजेशन फंस रही है, ठीक है, वो सारे एम्प्लॉयज किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, तो उनको कुछ सजेशंस प्रोवाइड कर सके वो कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि हमने अभी जाना था कि वो एनालाइज करते हैं डेविएशंस को कि क्या कमी आ रही है, तो वो उन डेविएशंस के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में तभी बता पाएगा जब वो सजेस्टिव होगा, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम शुड बी सच दैट इट आल्सो शोज द वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम। तो कंट्रोल सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि कुछ तरीके ऐसे बताए, कुछ ऐसे रास्ते बताए जिससे कि उस प्रॉब्लम से जो भी प्रॉब्लम, जो भी हिंड्रेंस उस जगह पर आया है वहां से वो निकल सके, rather than showing only the deviation। सिर्फ वो deviations को शो ना करे बल्कि वहां से निकलने के उपाय भी बताए। Such a control system helps the management to attain its objective। तो इस तरह का कंट्रोल सिस्टम जो है मैनेजमेंट की हेल्प करता है उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, ठीक है। जब उनको तरीका पता चल जाएगा कि कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना, तो अल्टीमेटली उनको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी ना अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो सजेस्टिव भी वो कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, तब वो इफेक्टिव कहलाएगा। एक लास्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है अपने कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल आसान शब्दों में कहे तो जहां पे हमारा कम पैसों में अच्छा काम हो जाए। इकोनॉमिकल वर्ड आपको जहां भी मिल जाए बस वहां समझ लो कि कम पैसे में हमारा वो काम सारा हो जाना चाहिए। इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम शुड टेक एवरीथिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट बिकॉज ऑल द गेम इज फॉर मनी। क्योंकि सारा खेल जो है पैसे का होता है। हर एक बिजनेसमैन को अपना बजट देखना पड़ता है। अगर कम बजट में अच्छा कंट्रोल सिस्टम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद आपको थोड़ा कम अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो उससे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है।
तो बजट भी वहां पर प्रिपेयर किया जाएगा। ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी कंसिडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग द इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। जितने भी आपके खर्चे हैं उनको भी आपको कंसिडर करना पड़ता है, उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम को चूज करने से या फिर सिलेक्ट करने से पहले, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम का इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स अपने कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए, राइट। कौन कौन से वो पॉइंट थे? इकोनॉमिकल, सजेस्टिव, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इजी, गोल ओरिएंटेड, और हमने जाना मोटिवेटिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब पॉइंट्स, ये सब चीजें अगर एक कंट्रोल सिस्टम में है तो वो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्रोलिंग क्या होती है और एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, या फिर कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो आप बताओगे कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंट्रोल सिस्टम में, वो इफेक्टिव होता है, वो गोल ओरिएंटेड होता है, उसमें वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, तो वो एक अच्छा या फिर कह सकते हैं इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, राइट। और दूसरा टॉपिक जो हमने अभी कवर किया वो है हमारा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से आप इन दोनों ही टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव हो रहा है, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि ओएमआर शीट पर होगा, और जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर है वो हमारा सब्जेक्टिव हो रहा है, ठीक है। बाकी आप अपने कॉलेज में एक बार इसको जरूर कंफर्म करें, राइट। तो सब्जेक्टिव होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी वीडियोस अवेलेबल है। यूनिट 1, 2, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ यूनिट हमारी चल रही है। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की तो उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस मैनेजमेंट एमसीक्यूज करके, राइट। वहां पे हमने एमसीक्यूज कवर किए हैं काफी सारे बिजनेस मैनेजमेंट के। तो वीडियोस को आप देखते रहो, अगर आपके सब्जेक्टिव है तो तब भी वीडियोस अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तब भी वीडियोस अवेलेबल है इसी चैनल पर, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।